Hello everyone, welcome in our YouTube channel. In this video, we are going to study chapter excretory products and its elimination. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। हम अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। हमें उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। उसको हम बोलते हैं जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनको अपनी बॉडी से एलिमिनेट आउट करना होता है। तो इस चैप्टर में हम हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनको बॉडी से किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है हम वो पढ़ेंगे। तो देखो, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस वेस्ट इकट्ठे होते रहते हैं। सो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट आयंस, सल्फेट आयंस। क्यों? क्योंकि ये सब एक्यूमुलेट होते कैसे हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये वेस्ट बनते हैं। हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? ऐसे रिएक्शन जो सेल के अंदर होती हैं ताकि सेल जीवित रह सके। उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का बनना भी हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का टूटना भी हो सकता है। उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब वह मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तब कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है और वो वेस्ट जाकर अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है। उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर एक्सेस इंजेशन। मान लीजिए हमने बहुत कुछ खा लिया। अब देखो, अगर हम मान लीजिए वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो वेजिटेबल क्या, एक लिविंग सेल तो है, एक सेल ही तो है। उस सेल के अंदर क्या होगा? उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए होगा जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस है। सो अगर हम कुछ एक्सेसिव खा लेंगे तो भी हमारे अंदर ये कुछ प्रकार के वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब हमें उनको अपनी बॉडी से या तो टोटली या पार्सली निकालना होता है। टोटली का मतलब क्या? बिल्कुल निकाल दो। पार्सली मतलब कुछ अमाउंट में निकाल दो। क्यों? अगर हम उनको अपनी बॉडी के अंदर निकाल रखेंगे तो वो हमारे लिए पॉइजनस यानी कि जहर का भी काम करने लग जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड सब्सटेंसेस स्पेशली कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हम उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब स्पेशली हमारे पास तीन होते हैं नाइट्रोजनस बेस, जो है अमोनिया, यूरिया एंड द यूरिक एसिड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया बनाते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक, जो यूरिया फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। अब जो प्रोसेस है उसको निकालने का, बनाते हैं अमोनिया है, हमें अमोनिया एक्सक्रीट आउट करना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। यूरिया निकालने वाले को हम बोलते हैं यूरियोटैलिज्म, यूरिक एसिड निकालने को बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी की, कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट कितना ज़्यादा जहरीला है, किसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की, तो जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा जहरीला है। इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। ये यूरिया से 1,00,000 टाइम ज़्यादा खतरनाक है। अगर बात करते हैं यूरिया की, जो यूरिया है वो मॉडरेट टॉक्सिक है, मीन्स ठीक ठाक है जो हमारे अंदर बनता है। बात करते हैं यूरिक एसिड की, जो कि बर्ड्स वगैरह में बनता है, वो क्या है, वो लिस्ट टॉक्सिक है। अब जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा वाटर लगेगा। So to excrete out the ammonia, which is the most toxic nitrogenous waste, we require large quantity of water. For urea, we require moderate, and for uric acid, we require least water. Water require. अब ऐसा क्यों है? देखो, जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है उसको चारों तरफ पानी है, मीन्स वो पानी को इनटेक कर रहा है, मतलब उसके अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? वो अमोनिया को रिलीज आउट कर सकता है इसलिए बाय वाटर में सोल्यूबल होके। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जो टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे रहते हैं, उनके पास वाटर अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है,
तो उनको कुछ ऐसा सिस्टम अपनाना था ताकि कम पानी की रिक्वायरमेंट में ज़्यादा वेस्ट बाहर निकल सके। उसमें हम केस में यूरिया और यूरिक एसिड निकालते हैं। अब किस प्रकार से हम उसको रिमूव करते हैं? जो अमोनिया है वो रेडली सोल्यूबल होता है, मतलब सोल्यूबल हो जाता है, तो हम उसको सिंपली डिफ्यूजन से एज अमोनियम आयंस उसको बाहर निकाल देते हैं गल सरफेस इन फिशिस। और जो यूरिक एसिड है वो पेलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो अब हम बात करते हैं, हमारे अंदर किडनी है, तो किडनी का कोई रोल नहीं है अमोनिया निकालने में, वो सिर्फ यूरिया ही निकाल सकती है। मीन्स किडनी उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मैमल से मोस्टली होती हैं तो उनके अंदर होती है, मैमल्स के अंदर, जिनमें हमें यूरिया निकालना होता है, ना कि अमोनिया। आप देखो, अमोनिया तो हर एक बॉडी के अंदर बनता ही है, वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन हमने बात जो किडनी है वो अमोनिया को नहीं निकालती। ठीक है, देखो हमारे अंदर किडनी है, वो अमोनिया को नहीं निकालेगी, वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेगी, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया तो बनेंगे। तो हम उनको कैसे निकालती है? देखो, जो यूरिया है वो 2 अमोनिया, 1 CO2 और 3 ATP से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ एंजाइम्स पे लगते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है उसको हम भेजते हैं लीवर के पास। लीवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, NH2CO NH2। फिर उसको दोबारा से ब्लड के अंदर डालते जाता है। ब्लड से जो लीवर से जो यूरिया है वो जाता है हिपैटिक वीन के पास। हिपैटिक वीन से वो जाएगा इंफीरियर वेना कावा के पास, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, देन aort, then left atrium, left ventricle, then renal artery, and then वो किडनी के पास पहुंचेगा और वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि मैक्सिमम यूरिया किसके पास होगा। तो मैक्सिमम यूरिया वहाँ होगा जहाँ से यूरिया बन के बाहर निकालता है, मीन्स हिपैटिक वीन के पास। और मिनिमम कौन सा होगा? मिनिमम होगा जो किडनी से वीन बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ब्लड होगा उसमें से यूरिया बाहर निकाल दिया होगा, तो वो मिलेगा हमें रीनल वीन के अंदर। अब जो हमारा अमोनिया से यूरिया बना और वो किडनी के पास पहुंचा, तो सारा का सारा यूरिया बाहर नहीं निकाला जाता, थोड़ा बहुत जो है किडनी के मैट्रिक्स के अंदर रखा जाता है ताकि हम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकें। अब ऑस्मोलैरिटी क्या है वो आखिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ अमोनोटैलिक की, तो अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल है बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियन और एक्वाटिक इंसेक्ट। अगेन बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस, ओके, और एक्वाटिक इंसेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ यूरियोटैलिक की, तो उसमें जाएंगे कार्टिलेजिनस फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड द मैमल्स। यूरिकोटैलिक्स में आएंगे इंसेक्ट, स्नेल्स, बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है। जैसे हम अपनी बात करें मैमल्स की, तो हमारे पास जो किडनी है वो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सो excretory organs help in excretion of nitrogenous waste. It help in maintaining osmolarity, osmoregulation. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेम सेल्स की। जो फ्लेम सेल्स हैं जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, वो प्लेटीहेलमिन्थेस या फिर इसको हम प्लेटवर्म बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया, रोटीफर्स, सम एनालिड्स और सिफेलोकोर्डेट्स के अंदर पाया जाता है। अगेन हमारे पास बहुत सारे प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट आउट करने के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। उनमें से सबसे पहले है हमारा प्रोटोनेफ्रेडिया, जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। वो हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर देखने को मिलते हैं। वो रोटीफोर्स को देखने को मिलती है, सम एनालिड्स और सिफेलोकोर्डेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगेन फ्लेम सेल्स के 4 एग्जाम्पल है, वो हमें रटे होने चाहिए, पक्के रटे होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस, सम एनालिड्स और सिफेलोकोर्डेट्स एंड द रोटीफर्स।
अब जो नेफ्रेडिया वो होता है अर्थवॉर्म के अंदर और कुछ अदर एनालिड्स के अंदर। मालफिगियन टिब्यूल होता है इंसेक्टा क्लास के अंदर। ग्रीन और एंटेनल ग्लैंड होता है क्रस्टेशियंस के अंदर और कोक्सल ग्लैंड होता है अरेकिनिडा के अंदर। ये जो है ये तीनों आर्थ्रोपोड के ही कुछ जो है आगे क्लास है इंसेक्टा क्रस्टेशियंस एंड अरेकिनिडा। अगर मैं बात करता हूँ अकाइनोडर्मेटा की, तो अकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। हेमिकोडेटा के अंदर होता है प्रोबिस प्रोबोकिसिक्स प्रोबोसिस ग्लैंड। वर्टिब्रेटा के अंदर होती है हमारे किडनी। देखो अगेन हम स्टार्टिंग के फाइलम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सीलेंटेटा टीनोफोरा और द पोरिफेरा, उसमें सिंपली डिफ्यूजन से निकल जाती हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्लेटी हेलमेंथिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो था हमारा फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रेडिया। ये बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, जैसे रोटिफर्स, सब एनालिड्स और हमारे सिफेलोपोडेट्स। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे एनालिड्स की, तो एनालिड्स के अंदर प्रोटोनेफ्रेडिया, उसके साथ साथ उसमें के अंदर नेफ्रेडिया भी हमें देखने को मिलता है। मालफिगियन टिब्यूल जो है कुछ एनालिड्स जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे आर्थ्रोपोड होगा, तो मालफिगियन जो है कुछ आर्थ्रोपोड जैसे कॉकरोच के अंदर में देखने को मिलता है। और वही वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एनसीईआरटी रीड करते हैं। Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc., either by metabolic activities or by other means like excessive ingestion. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. Ammonia, urea, and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with minimum loss of water. The process of excreting ammonia is known as ammonotalism, and the organisms are known as ammoniotali, which include bony fish, aquatic amphibians, and aquatic insects. Ammonia, as it is readily soluble in water, it is excreted in diffusion form. A survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures in most of the vertebrates. These structures are similar, simple tubular forms, whereas in vertebrates have complex tubular organs called kidney. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia flame cells are the excretory structure in Platyhelminthes. Rotifers, some annelids, and cephalochordates. Amphioxys and Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. Nephridia are the tubular excretory structures of earthworm and other annelids. Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance. Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insects, including cockroach. Malpighian tubules helps in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal glands or green glands perform the excretory functions crustaceans like prawns. अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हमारे बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहला है वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब बात करते हैं जो वन पेयर ऑफ किडनी मैंने आपको बोला उसकी। एक जोड़ा है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट ऑर्गन, इसमें जो है यूरिन बनती है। बीन शेप यानी कि राजमा की शेप की जैसा है। लेंथ जो है 10 से 12 सेंटीमीटर, लेंथ 10 से 12, और जो विड्थ वो 5 से 7 सेंटीमीटर है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। इसका जो वेट है 150 रुपये देगा, यानी कि 120 से 170 ग्राम होती है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रे एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रे।
इट इज़ क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी की लास्ट में चिपकी हुई होती है। अब मैं बात करता हूँ जो किडनी है, वहाँ से जो है हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, इसलिए हमारे पास यूरेटर जो है वो वन पेयर यानी कि एक जोड़ा है। इट कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर है इसके पास होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से जो मूवमेंट हमारे यूरिन का फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर वो इजीली हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। सिंगल है, नाशपाती जैसे शेप का है। इसके जो वॉल है, दीवार है, उसके पास होता है स्मूथ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। मान लीजिए हमारा जो है ये यूरिन स्टोर करता है। अब जो ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे हमारे पास दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि हमारे कंट्रोल में है, इसे हम ओपन करके अपना मिक्चुरेशन करते हैं। अब बात करते हैं यूरेथ्रा की। जो यूरेथ्रा है वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर पाया जाता है, एक सिंगल है। ये जो है हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करता है यूरिन को। जो मेल यूरेथ्रा है वो उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल। जो मेल यूरेथ्रा है इट एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि इसके अंदर से सीमन और यूरिन दोनों निकलता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही निकलता है। और वहीं पे जो फीमेल है उसके अंदर जो है ओनली यूरिन निकलता है। अब बात करते हैं जो हमारा यूरिन है वो किडनी में बन चुका है, उससे दो यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी आ चुका है। अब जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो बढ़ चुका है वो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर हाफ बढ़ जाता है तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो उसको सिग्नल करते हैं ब्रेन को। अब ब्रेन कमांड करता है अब करना है नहीं करना। अब ब्रेन से मोटर सिग्नल्स आती हैं तो उसके ऊपर एक्ट करती हैं। अब जो ब्लैडर के अंदर डेट्रूसर मसल थी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं और हमारा मिक्चुरेशन होता है। सो इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर हम बात करें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है रेनल कैप्सूल जो कि बाहर का एक आउटर टफ लेयर है। फिर हमें देखने को मिलता है हमारा रीनल कॉर्टेक्स, किडनी के बाहर का एरिया आउटर पार्ट। हमें देखने को मिलता है इनर मेडुला, जो अंदर का पार्ट है हम उसको बोलते हैं मेडुला। अब जो मेडुला के अंदर जो है हमारे रीनल मेडुलरी पिरामिड या फिर रीनल मेडुला पाया जाता है। अब जो है बहुत सारे रीनल मेडुला के बीच में स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं रीनल कोलम ऑफ वर्टिब्राई। इट इज़ द कॉर्टिकल टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। अब जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं उन सब से छोटी डक्ट निकलती है, उसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। वो जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स जो है फॉर्म मिलकर फॉर्म करता है रीनल पेल्विस, जो एक चौड़ा फनल शेप्ड स्पेस है। ये हाइलम से थोड़ा अंदर होता है। जो इसके अंदर जो प्रोजेक्शन है वो होती है माइनर एंड मेजर कैलिसिस। अब लास्ट में हाइलम है। हाइलम वो एक नोच बताने की शिकार या फिर एक बात करें हम एक छोटा सा टुकड़ा स्पेस है जहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स जो है यहाँ पे एंटर करती है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ रीनल मेडुला की, तो रीनल मेडुला होता है अंदर का पार्ट इन फॉर्म ऑफ फ्यू कॉनिकल मासेज, जिसको हमने बोला मेडुलरी पिरामिड, जो कि माइनर कैलेक्सिस मेजर कैलेक्सिस को फॉर्म करती है। अब जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की, हम उसकी बात करते हैं नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है वो हमारे थोड़े से कोर्टेक्स रीजन में और ज़्यादातर जो है हमारी मेडुलरी रीजन में होती है। हर एक किडनी में हमारे पास जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलती है, और वहीं पे जो लंग्स है दोनों मिला के 300 मिलियन हमें एल्वोली देखने को मिलती है। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब जो है नेफ्रॉन के भी दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो सिस्टम है वो कोर्टेक्स में होता है। अब जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका कुछ पार्ट कोर्टेक्स में, कुछ पार्ट हमारा मेडुला में भी होता है। सबसे पहले आता है बाउमूस कैप्सूल, फिर हमारे आती है पीसीटी, फिर आती है डीसीटी, फिर आती है हमारे हैनलीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट।
ऊपर 3 वाले कॉर्टेक्स में है, अंदर वाले जो मेडुला में। तो आप देख सकते हो इफरेंट आर्टेरियोलाई, ग्लोमेरुलस बताया, इफरेंट बैठ गई, फिर नीचे जो है बोम्बस कैप्सूल है, फिर पीसीटी है, फिर डिस लूप ऑफ हैनले आई, फिर जो है हमारी डीसीटी आई, फिर हमारे कलेक्टिंग नेफ्रा है। देखो, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूँ, जो ब्लड फ्लो हमारे बॉडी के अंदर होता है कैसे होता है, आयोटा से जो आर्टरी निकलेगी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होगा, फिर वेन्यूल्स, वीन एंड देन हमारी जो बड़ी वीन उनमें चला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किडनी की, तो आयोटा से आई रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी हमारी एंटर करेगी, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाएगी, जो कि हाई प्रेशर से जाएगा कैपिलरीज के ऊपर से, वहाँ से जो है हमारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिर जो है इफरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो पहला पार्ट है आर्ट ऑफ कैपिलरीज, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल से बनती है। इसके अंदर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो ब्लड वेसल्स के सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को एंडोथेलियम बोलती है। एंड नाउ ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से खून बाहर चला जाता है। अब जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है वो एक कैप्सूल के फॉर्म के अंदर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, जो कि ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है, कप शेप है, डबल बॉन्ड है। उसके पास हम आते हैं हमारे पीसीटी, जो कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है। जो पीसीटी है इसके अंदर होते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके पास जो ब्रश बॉर्डर होती है, मतलब इसमें क्यों होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसका कुछ एब्जॉर्ब करना होता है और कुछ सिक्रेट भी करना होता है, इसलिए इसके अंदर होती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम या फिर ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। फिर हमारा जो डीसीटी है वो हाईली कोइल्ड है, इसके अंदर भी पाई जाती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसमें जो माइक्रोविलाई नहीं होती। लूप ऑफ हैनलम में दो टाइप है, डिसेंडिंग दैन असेंडिंग। इसकी जो शेप है वो मानी जाती है हेयर पिन शेप है, ये मेडुला के अंदर तो जाती है। सर आपको याद रखना है जो पीसीटी है उसमें है सिंपल क्यूबोइडल हमारी ब्रश बॉर्डर। अब जो लास्ट पार्ट है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट। जो डीसीटी है बहुत सारे नेफ्रॉन्स की वो इसके अंदर ओपन होती है, इट ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन कैलेसिस। तो एनसीईआरटी रीड कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।